इससे पहले एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीपों को पढ़ने के बाद आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ने की बारी है। ये छठा महाद्वीप होगा। अंटार्कटिका को अलग से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि वहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप मैप अध्ययन की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 6 महाद्वीपों का आज ऑस्ट्रेलिया छठा महाद्वीप होगा। मेरे क्लास के क्रम में 6 महाद्वीपों का भली भांति अध्ययन करने के बाद आधा विश्व भूगोल आपकी मुट्ठी में होगा। इन 6 महाद्वीपों की वीडियोस आप जितनी भी बार देख लेंगे या नोट करके उसे जितनी भी बार पढ़ लेंगे, आगे विश्व भूगोल में मैं जो भी अध्याय आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 6 महाद्वीपों को बहुत ही भली भांति आपको देखना है और इसे बार बार रिपीट करना है। फिर इसके बाद में जो कल से या इसके अगले वीडियो में जो भी अध्याय प्रारंभ होंगे, जैसे पर्वत, पठार, रेगिस्तान, झील, मरुस्थल, नदियाँ, कृषि, खनिज, जनसंख्या वगैरह वगैरह, वो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आने लगेंगे। तो आइए आज हम अंतिम महाद्वीप के रूप में ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले इस रूप में जानिए कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा। अगर हम ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में ऑस्ट्रेलिया है कहाँ? ग्लोब में ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। ग्लोब में ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, अर्थात जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है। तो मैंने कहा विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण होता है। तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच ये देखिए मकर रेखा गुजर रही है। एकमात्र महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय, द्वीप के रूप में दिखाई देता है, गोल है बिल्कुल, इसलिए हम इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसलिए भी कहते हैं क्योंकि महाद्वीपों में सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, इसलिए हम इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ओके, ये लाल रंग की रेखा देख रहे हैं आप, लाल कलर की, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ देखिए, ये पश्चिमी तट, ये उत्तरी तट, ये दक्षिणी और ये पूर्वी, पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी। पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो पर्वत विस्तृत आपको दिखाई दे रहा है लाल कलर का, उसे हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर चीजें ग्रेट नाम से जानी जाती हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और भी 2-3 चीजें हैं ग्रेट नाम से जानी जाती हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, तो ग्रेट नाम से अधिकतर चीजें ऑस्ट्रेलिया में नाम रखा गया है। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसे हम ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहते हैं। क्या? ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। आल्प्स पर्वत है ना यूरोप में, उसके नाम पे इसे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहते हैं। ये दुनिया का चौथा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पहला सबसे लंबा एंडीज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज। दूसरी रॉकीज, तीसरी हिमालय और चौथी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये है क्रम में, सबसे लंबा एंडीज दक्षिण अमेरिका, मैंने बताया था, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, हिमालय भारत में और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। तो चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर एक पर्वत शिखर है, ये काले रंग का त्रिभुज आप देख रहे हैं, पूर्वी और दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिणी जो कोना है ऑस्ट्रेलिया का, पूर्वी और दक्षिणी ये सिरा, वहां पर एक शिखर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर। इसे हम कहते हैं माउंट कोसियुस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी कौन सी है?
माउंट को एमटी से दर्शाते हैं मैप में, माउंट कोस्युस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट कोस्युस्को, पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी निकलती है, लाल कलर की रेखा देख रहे हैं आप, इसे हम कहते हैं मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग नदी, मरे डार्लिंग नदी। दरअसल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियां निकलती हैं, ये नीचे वाली है मरे और ऊपर वाली है डार्लिंग। दोनों जब मिल जाती हैं यहाँ पर, दोनों धाराएं मरे डार्लिंग, तो दोनों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं मरे डार्लिंग नदी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और दक्षिण में तट के पास एडिलेड के पास जाकर गिरती है। यहाँ एक शहर है, इसे हम कहते हैं एडिलेड। एडिलेड के पास जाकर दक्षिणी तट पर गिरती है। जो मरे डार्लिंग नदी की जो घाटी है ना, घाटी मतलब किसी भी नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, गहरा भाग, प्रत्येक नदी गहरे भाग में बहना पसंद करती है, तो नदी के आसपास का जो गहरा क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं नदी की घाटी। तो मरे डार्लिंग नदी की घाटी बहुत ही उपजाऊ है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में यही एकमात्र क्षेत्र है जहां पर गेहूं पैदा किया जाता है, गेहूं का उत्पादन होता है। यही मात्र एक क्षेत्र उपजाऊ क्यों है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि मरे डार्लिंग नदी की घाटी बहुत ही उपजाऊ है, गेहूं उत्पादन का क्षेत्र है। यह महत्वपूर्ण ये है कि इस उपजाऊ घाटी को हम क्या कहते हैं? रिवेरिना। रिवेरिना मरे डार्लिंग नदी की उपजाऊ घाटी को, जिसमें गेहूं उत्पादन किया जाता है, उस उपजाऊ घाटी को, उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं? रिवेरिना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए रिवेरिना। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऑस्ट्रेलिया में बरसात कैसी होती है पहले इसे जान लें। उसे जान लेंगे तो बाकी सभी चीजों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर आती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर हवाएं आती हैं, इधर पूरब से पश्चिम की ओर। समुद्री हवाएं हैं, चारों तरफ समुद्र है। समुद्री हवाएं जब पूरब से पश्चिम की ओर आती हैं तो रास्ते में एक पर्वत आ जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज रास्ते में आ जाता है। ये समुद्री हवाएं इस पर्वत से टकराती हैं और हवाओं की एक आदत होती है कि जिस पहाड़ से टकराती हैं, जिस ढाल पर, उसी पर अपनी सारी नमी गिरा देती हैं। यानी पहाड़ के जो पीछे वाला ढाल है उधर वर्षा नहीं होती है। हवाएं जब किसी पर्वत से टकराती हैं तो सामने वाले ढाल पर ही वर्षा करती हैं, पीछे वाले ढाल पे या तो बिल्कुल वर्षा नहीं होती या तो बिल्कुल कम वर्षा होती है। भारत में भी ऐसा क्षेत्र है। भारत में जलवायु के समय हम पढ़ाएंगे, वरिष्ठ छाया प्रदेश आपने नाम सुना होगा, भारत में है। फिलहाल आप जानिए कि जब हवाएं समुद्री आती हैं तो सारी नमी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराकर पूर्वी तट, पहाड़ के पूर्व में जो तटीय क्षेत्र है ना, पूर्वी तट पर ही अपनी सारी नमी गिरा देती है। यानी पूर्वी तट पर खूब बरसात होती है, खूब, और पश्चिमी क्षेत्र क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं सूखा बढ़ता जाता है, अर्थात बरसात की मात्रा घटती जाती है। यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा, भयंकर वर्षा, और पश्चिमी क्षेत्रों में धीरे धीरे जैसे जैसे जाएंगे बरसात की मात्रा घटती जाएगी। इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप पर एक ही देश है, देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसे हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं या प्यासी धरती का देश कहते हैं। ऐसा क्यों? आप समझ गए, क्योंकि अधिकांश भाग में बहुत ही कम वर्षा होती है। ये ऐसा महाद्वीप है जो अधिकतर सूखा ही है। बरसात की मात्रा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साथ साथ इस पतली पट्टी में रहती है, ये जो पतली पट्टी है, ठीक, इसलिए हम इसे प्यासी धरती का देश कहते हैं। बरसात का प्रभाव जनसंख्या पर पड़ता है। खेती पर पड़ेगा बरसात का प्रभाव, खेती पर पड़ेगा, और उसके बाद जहां खेती वहीं पे उद्योग, और जहां पे उद्योग वहीं पे जनसंख्या। तो ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर हिस्से के सूखे रहने के कारण हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर आबादी कहां बसी है? पूर्वी तट के साथ साथ।
ये पीछे वाला पूरा क्षेत्र निर्जन टाइप का है। पीछे वाला पूरा क्षेत्र क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम का क्षेत्र पूरा निर्जन टाइप का है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत जनसंख्या है भी तो वहीं है जहां खाने हैं, जैसे कि कहीं लोहा खोदा जा रहा है, कहीं सोना निकाला जा रहा है, ये सोने का क्षेत्र है, ये लोहे का क्षेत्र है, ये बॉक्साइट का क्षेत्र है, ये सीसा जस्ता का क्षेत्र है। तो जहां जहां खनिज क्षेत्र है केवल वहीं ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या पाई जाती है, इन बीच वाले क्षेत्रों में वो भी बहुत कम, ज्यादातर श्रमिक होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर जनसंख्या यहाँ पर पूर्वी तट के साथ साथ पाई जाती है, जैसे कि एडिलेड में हमेशा टेस्ट मैच होते हैं, आप देखते होंगे एडिलेड, उसके बाद मेलबर्न, यहाँ पे है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, उसके उत्तर में सिडनी, न्यू कैसल, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन। फिर से सुनिए, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, न्यू कैसल, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड। इनमें से एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में ज्यादातर क्रिकेट मैच होते हैं। एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में अक्सर आप सुनते होंगे कि एडिलेड टेस्ट या फिर सिडनी में वनडे क्रिकेट, तो यहाँ पे खेल ज्यादातर होते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि ज्यादातर शहर पूर्वी तट पे ही बसे हुए हैं। जो राजधानी कैनबरा है, ये राजधानी कैनबरा आप देखिए ये मुख्य तट पर नहीं है, कैनबरा तट के भीतर मुख्य भूमि में है। कैनबरा जो राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, वो तट पर न होकर तट से थोड़ा सा अंदर है, यानी मुख्य भूमि में पड़ता है कैनबरा। यानी कि अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी तट पर नहीं है, वाशिंगटन डीसी तट पर है। इसी तरह अलग अलग देशों की राजधानियां दे देंगे तो आपको पहचानना होगा कि कैनबरा तट पर नहीं है। जैसे चीन की राजधानी बीजिंग तट पर है, लेकिन कैनबरा तट पर नहीं है। तो ये हो गया शहरों का बसाव, जनसंख्या का बसाव, जो कि पूर्वी तट के साथ साथ ही पाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र देखिए, ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र, ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं, व्हाइट कलर का ये पूरा पठारी क्षेत्र है। पठारी मतलब न पहाड़ और न ही मैदान, यानी उठा हुआ इलाका। कैसा है ये पूरा? ऊपर की ओर उठा हुआ उबड़ खाबड़ है, उठा हुआ उबड़ खाबड़। इस पे ऐसे शिखर नहीं पाए जाते हैं। जहां शिखर पाए जाते हैं उसे हम पहाड़ कहते हैं, यहाँ शिखर नहीं पाए जाते हैं। ज्यादातर टेबल की तरह उठा हुआ सपाट एरिया है ये, उबड़ खाबड़। तो ये पठारी इलाका कहलाता है। चूंकि हमने बताया कि बरसात पूर्वी तट पर होती है, पश्चिम की ओर जैसे जैसे जाते हैं बरसात की मात्रा घटती जाती है। तो पश्चिम का जो पठारी क्षेत्र है, इस पे बहुत बड़ा रेगिस्तान बन गया है, जहाँ पे न खेती की जा सकती है और न ही शहर बसाए जा सकते हैं। बहुत ही सूखा इलाका है। इस सूखे इलाके को हम क्या कहते हैं? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे डेजर्ट हैं, उन्हें भी हम नाम दे दिए हैं। जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के अंदर अनेक छोटे छोटे मरुस्थल हैं, उन्हें भी नाम दे दिए हैं। पूछता है ये मरुस्थल किस देश में है, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, इसके अंतर्गत ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल, चौथा सिम्पसन डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट, ये चारों मरुस्थल इसी क्षेत्र में है। तो ये हो गया मरुस्थल का पठारी इलाका। ये हो गया दुनिया का चौथा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी, और ये हो गया पठार और मरुस्थल। जो बीच का क्षेत्र है, ये पूरा आप देख रहे हैं हल्का हल्का ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, हल्का हल्का। और ये जो तटीय क्षेत्र है पश्चिम के, ये पूरा समुद्री क्षेत्र, ये क्या है कि दोनों ऊंचे भूभागों के बीच में मैदानी क्षेत्र है, समतल सपाट। जैसे बनारस समतल सपाट है, इलाहाबाद समतल सपाट है, लखनऊ, कानपुर समतल सपाट, न पहाड़ न पठार, सबसे निचला इलाका है ये।
इस निचले इलाके को हम क्या कहते हैं? ग्रेट बेसिन, नहीं मध्यवर्ती बेसिन, सॉरी मध्यवर्ती मतलब डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इनके बीच में है, इसलिए हम कहते हैं मध्यवर्ती बेसिन। बेसिन मतलब क्या होता है? थाला। बेसिन मतलब थाला, गहरा भाग, तो इसे हम कहते हैं मध्यवर्ती बेसिन। मध्यवर्ती बेसिन को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ये जो मध्यवर्ती मैदान है इसे हम कहते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ठीक, पूछा जाएगा ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? डिवाइडेड रेंज के पश्चिम में जो मैदानी क्षेत्र है उसे हम कहते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन। हमने बताया कि सारी वर्षा पूर्वी तट के साथ साथ होती है, पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन भी कम वर्षा का इलाका है। लेकिन चूंकि मैदानी क्षेत्र है इसलिए प्रयास किया गया है कि यहाँ पर खेती की जाए। मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पे खेती करने के लिए जगह जगह पे कुएं खोद लिए गए हैं। इस पूरे इलाके में जगह जगह, एक बहुत बड़े भूभाग में जगह जगह कुएं खोदे गए हैं। कुएं इसलिए खोदे गए हैं कि इसका धरातल इतना नीचे है, इस मध्यवर्ती आर्टिजन बेसिन का धरातल इतना नीचे है कि आप कुएं खोद देंगे अपने आप पानी निकलने लगेगा उसमें से। आप कुएं खोद देंगे यहाँ पे अपने आप पानी नीचे निकल जाएगा। अभी हम इलाहाबाद या बनारस में कुआं खोदते हैं तो पानी निकलता है? नहीं, पानी अंदर रहता है। 10 फीट, 15 फीट, 25 फीट कुएं में झांकने पे अंदर पानी दिखाई देता है। लेकिन कल्पना करिए कुएं में जहां आपको पानी का सतह दिखाई दे रहा है, अगर धरातल भी वहीं पहुंच जाए नीचे, तो अगर धरातल भी और नीचे चला जाए तो कुएं का पानी ऊपर आ जाएगा। बस वही हाल है कि यहाँ पे धरातल इतना ज्यादा नीचे है कि कहीं भी आप कुआं खोद दीजिए पानी बाहर निकलने लगता है। तो ऐसे यहाँ पे कुओं से जो पानी अपने आप बाहर निकलने लगता है, तो ऐसे कुओं को हम क्या कहते हैं? उत्स्रुत। उत्स्रुत कूप। ग्रेट आर्टिजन बेसिन में उत्स्रुत कूप पाए जाते हैं जिनमें से अपने आप पानी बाहर निकलता है। यहां लिखा है उत्स्रुत कूप। तो हमने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया का निचला क्षेत्र है आर्टिजन बेसिन, सबसे निचला क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। इस निचले क्षेत्र में एक झील है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन में एक झील है, इसे हम कहते हैं आयर झील। आयर झील, ये हो गया आयर झील। ये काला सा स्पॉट देख रहे हैं, यहीं पे है आयर झील। लेक आयर, इंग्लिश में कहते हैं लेक आयर। आयर झील कहां पे स्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन में स्थित है। इसकी खास बात ये हमने इसे इसलिए बताया, इसकी एक फैक्ट तो ये है कि लेक आयर कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला स्थल, सबसे निचला या सबसे गहरा भाग कहां पे है? लेक आयर। यानी आयर झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला या गहरा भाग है। इससे गहरा भाग ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। क्योंकि सबसे गहरा भाग है इसलिए यहाँ पे पानी भरा रहता है, इसलिए हम इसे झील कहते हैं। तो ये सबसे गहरा भाग है आयर झील, किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ओके, तो ये सबसे गहरा भाग है आयर झील। इसके आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? डाउन्सलैंड। डाउन्स, डाउन माने क्या होता है? नीचे, तो डाउन्सलैंड। आयर झील के आसपास का जो इलाका है इसे हम क्या कहते हैं? डाउन्सलैंड। आपने डाउन्स नाम सुना होगा, प्रेयरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, ये सभी क्या है? शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान है जहां मुलायम घास पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये डाउन्सलैंड वाला हिस्सा है, इसलिए हम शीतोष्ण घास के मैदानों को जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, शीतोष्ण लंबी घास के मैदान मुलायम, उन्हें हम कहते हैं, उस मैदान को डाउन्स कहते हैं, डाउन्स। तो आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे डाउन्सलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पे 3 प्रमुख राज्य हैं। पूर्वी तट पर अर्थात पूर्वी हिस्से में 3 प्रमुख राज्य हैं।
यहाँ पे 3 खाने आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मकर रेखा को छोड़ दीजिए, मकर रेखा की लाइन को छोड़िए, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, देखिए 1 2 और 3 राज्य हैं ये। उत्तरी राज्य को कहते हैं क्वींसलैंड, इसे न्यू साउथ वेल्स, इसे विक्टोरिया। क्वींसलैंड राज्य, न्यू साउथ वेल्स राज्य, विक्टोरिया। फिर से बोल दें, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्य। 3 राज्य हैं, पश्चिम में भी और राज्य हैं, लेकिन महत्व नहीं है। मेन सामान्य अध्ययन में 3 राज्यों को जानना है, क्वींसलैंड राज्य, न्यू साउथ वेल्स राज्य और विक्टोरिया राज्य। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहां से लेके यहां तक क्वींसलैंड राज्य, सॉरी न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स राज्य। न्यू साउथ वेल्स राज्य में कैसी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु को हम किस नाम से जानते हैं दुनिया में? प्रेयरी जलवायु। प्रेयरी, प्रेयरी जलवायु अर्थात न्यू साउथ वेल्स राज्य में शीतोष्ण अथवा प्रेयरी जलवायु पाई जाती है। ध्यान दीजिए, जब मैं उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहा था तो बताया था कि ग्रेट लेक्स जो 5 झीलें उत्तरी अमेरिका में, उसके आसपास का क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? प्रेयरी। क्योंकि शीतोष्ण जलवायु का सबसे बड़ा इलाका उत्तरी अमेरिका में है, उसे हम वहां क्या नाम देते हैं? प्रेयरी जलवायु। इसलिए दुनिया में कहीं भी जब शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रेयरी जलवायु, एक नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे प्रेयरी जलवायु पाई जाती है। प्रेयरी जलवायु में कैसे वनस्पतियां उगते हैं? मुलायम, लंबे, यानी यहाँ पे ठंडा ठंडा क्षेत्र है। देखिए ये मकर रेखा है, मकर रेखा के दक्षिण का क्षेत्र है, ये ऊपर विषुवत रेखा होगा, मकर रेखा के पार का क्षेत्र है, दक्षिण का क्षेत्र, यानी न गर्म न बहुत ठंडा, जलवायु बहुत ही सुखद और स्वास्थ्यवर्धक होती है। शीतोष्ण क्षेत्र की जलवायु बहुत ही सुखद और स्वास्थ्यवर्धक होती है, इसलिए हम इसे स्वास्थ्य के लिहाज से ही, केवल मानव स्वास्थ्य के लिहाज से नहीं बल्कि वनस्पतियों के स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा जलवायु माना जाता है, जो शीतोष्ण होता है, प्रेयरी जलवायु का क्षेत्र। तो यहाँ की वनस्पतियां भी बहुत ही लंबी लंबी मुलायम मुलायम उगती हैं। यहाँ पे जो भी वनस्पति उगती है शीतोष्ण क्षेत्र में, चाहे अमेरिका का प्रेयरी हो, चाहे अर्जेंटीना का पंपास हो, चाहे दक्षिण अमेरिका का वेल्ड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स हो, यहाँ पे जो भी वनस्पति उगती है, एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अनाज उत्पादन की क्षमता होती है उनमें, और अनाज भी ज़्यादा लंबे लंबे और मोटे मोटे दाने उगते हैं अनाजों के। तो हमने ये बताया कि यहाँ पे भी न्यू साउथ वेल्स राज्य में भी शीतोष्ण अथवा प्रेयरी जलवायु पाई जाती है। यह अर्थात यहाँ पर लंबे मुलायम घास के मैदान, लंबे मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। न्यू साउथ वेल्स राज्य में प्रेयरी जलवायु पाई जाती है, जहां लंबे एवं मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन लंबे और मुलायम घास के मैदानों को क्या कहते हैं? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में इन लंबे और मुलायम घास के मैदानों अर्थात शीतोष्ण घास के मैदान, इन्हें हम शीतोष्ण घास का मैदान भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? डाउन्स। ठीक है, चर्चा आ गया है तो हम यहाँ पे बता दें, इसे नोट करना है सब कुछ जो बता रहा हूं। शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान दुनिया में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। लगभग सभी महाद्वीपों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन हर महाद्वीप पे उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को यूएसए और कनाडा में क्या कहते हैं? प्रेयरी। अर्जेंटीना में शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास।
दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को कहते हैं कैंटरबरी। कैंटरबरी। यूक्रेन यूरोप का देश है। आप मैप में देखिए, काला सागर के उत्तर में, यूरोप में काला सागर के उत्तर में जो देश है, ठीक ऊपर काला सागर के उत्तर में, उससे हम कहते हैं यूक्रेन। यूक्रेन में इसे हम कहते हैं स्टेपी। तो लंबे और मुलायम शीतोष्ण घास के मैदानों को दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है, ये आप जानते हैं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी, स्टेपी। हंगरी में इसे पुस्टाज कहते हैं। क्या? ये भी पूछा है, सब पूछा जा चुका है। हंगरी में शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को पुस्टाज कहते हैं। पुस्टाज हो गया, ठीक है। ये है नाम। आइए अब ऑस्ट्रेलिया के खनिजों को हम ध्यान से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया खनिज की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध महाद्वीप है या देश है। ऑस्ट्रेलिया खनिज की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध देश है। यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ के खनिज क्षेत्रों के बारे में आइए जानिए। ऑस्ट्रेलिया की दक्षिणी और पश्चिमी सिरा देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी सिरा। ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो इसे हम कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी सिरा। तो दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर दो खान क्षेत्र हैं। एक का नाम है कालगोरली और दूसरा है कूलगार्डी। नीचे वाला, ऊपर वाला कालगोरली और नीचे वाला कूलगार्डी विक्टोरिया डेजर्ट वाले क्षेत्र में है। जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ना, उसी क्षेत्र में। और दक्षिण में कालगोरली, कूलगार्डी, यहाँ पे क्या पाया जाता है? सोना। प्रश्न पूछा ही जाता है अलग अलग एग्जामों में, पीसीएस से लेके आईएएस से लेके एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी में सवाल पूछा जाता है कि कूलगार्ली या कालगोरली की खान किस लिए जानी जाती है, वहां क्या प्रोडक्शन होता है सोने का। इसी के साथ हम बता दें कि सोना उत्पादन में प्रथम देश दुनिया में चीन है। सोना पैदा करने के मामले में प्रथम देश चीन है और दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया। यानी सोना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का द्वितीय स्थान है। कौन से खानों से निकाला जाता है? कालगोरली, कूलगार्डी की खानों से निकाला जाता है। तीसरा क्षेत्र है, देखिए, ये देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये चाकू की तरह से नोक वाला हिस्सा। हमने बताया था कि जब कोई भूभाग तीन ओर से जल से घिरा हो, उत्तर में भी समुद्र है, पूर्व में भी समुद्र है, दीर्घी पश्चिम में समुद्र है। पश्चिम में जो समुद्र है इसे हम कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। गल्फ ऑफ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो गल्फ कारपेंट्रिया की खाड़ी के पूर्व में ये जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है इसे हम कहते हैं केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क प्रायद्वीप, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है तो इसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। केप यार्क प्रायद्वीप में एक जगह है, खान है एक, उसे हम कहते हैं वाइपा। वाइपा की खान, अर्थात केप यार्क प्रायद्वीप में वाइपा की खान। कौन सी? वाइपा। यहां पे क्या प्रोडक्शन होता है? बॉक्साइट। प्रश्न पूछेगा केप यार्क प्रायद्वीप किस लिए जाना जाता है, किस खनिज के लिए? उत्तर बॉक्साइट। या फिर केप यार्क ना पूछे वाइपा खनिज क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? वाइपा की खान, बॉक्साइट के लिए। केप यार्क प्रायद्वीप में वाइपा खान, वाइपा क्षेत्र
क्या प्रोडक्शन होता है? बॉक्साइट। यहाँ पे हम फिर बता दें कि दुनिया में बॉक्साइट के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। सोना उत्पादन में भी चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान है, बॉक्साइट उत्पादन में भी चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। बॉक्साइट का क्षेत्र एक तो वाइपा के प्रायद्वीप में वाइपा क्षेत्र है, दूसरा कारपेंटरिया की खाड़ी के ठीक पश्चिम में एक और यहाँ पे खान है, इसे हम कहते हैं अर्नाहम लैंड। अर्नाहम लैंड। अर्नाहम लैंड में भी क्या उत्पादित होता है? बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट के दो क्षेत्र हैं, केप यार्ड प्रायद्वीप में वाइपा और दूसरा अर्नाहम लैंड। हो गया? ठीक है, ये चार क्षेत्र हो गए खनिज क्षेत्र। पांचवा खनिज क्षेत्र जो है उसे हम कहते हैं पिलबारा। पिलबारा की खान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। क्या उत्पादित होता है? लोहा। पिलबारा की खान कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। क्या उत्पादित होता है? लोहा पिलबारा में। छठवां एमटी अर्थात माउंट। माउंट ईसा। माउंट ईसा, यहां पे क्या पाया जाता है? सीसा। जहां सीसा पाया जाएगा वहां एक धातु और पाई जाएगी, जस्ता। सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी। ये चार खनिज जरूर हैं, लेकिन गैर महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे आप। पूछता है कि माउंट ईसा की खान में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज नहीं पाया जाता, पूछा हुआ प्रश्न है। चार खनिज दे देगा, कोई एक नहीं पाया जाता है, आपको पहचानना होगा, इसलिए इसे रट लीजिएगा। सीसा है जहां वहां जस्ता जरूर पाया जाएगा, इसलिए सीसा और जस्ता को हम क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज कहते हैं। सीसा, जस्ता, जुड़वा खनिज। जैसे भारत में भी राजस्थान के जावर की खान है ना, वहां क्या पाया जाता है? राजस्थान की जावर की खान में सीसा और जस्ता। तो जहां सीसा होगा वहां जस्ता होगा, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज। तो माउंट ईसा में सीसा भी है, जस्ता भी है। इसके अलावा तांबा भी है और चांदी भी। माउंट ईसा यहाँ पर, ये देखिए माउंट ईसा लिखा हुआ है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन के उत्तरी क्षेत्र में माउंट ईसा की पहाड़ी है छोटी सी, यहाँ पर चार धातुएं निकाली जाती हैं, सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी। सातवां क्षेत्र जो है उसे हम कहते हैं माउंट ब्रोकन हिल। माउंट ब्रोकन हिल। माउंट ब्रोकन हिल यहां पे पड़ता है। माउंट ब्रोकन हिल यहां पड़ता है, ये है माउंट ब्रोकन हिल। माउंट ब्रोकन हिल सीसा और जस्ता के लिए जाना जाता है। सीसा और जस्ता, ठीक है। माउंट ईसा में सीसा, जस्ता भी है, तांबा, चांदी भी है, जबकि माउंट ब्रोकन हिल में केवल सीसा और जस्ता का प्रोडक्शन होता है। ये हो गया खनिज परिदृश्य ऑस्ट्रेलिया का। आपने 7 खनिज क्षेत्रों के बारे में जाना, जो कि इस प्रकार थे: कालगोरली, कोलगार्डी, वाइपा, अर्नाहम लैंड, पिलबारा, माउंट ईसा, माउंट ब्रोकन हिल। हमने जब शहरों के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बताया कि अधिकांश शहर पूर्वी तट पर है ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन एक महत्वपूर्ण शहर पश्चिमी तट पर है। एकमात्र ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर पश्चिमी तट पर है, उसे हम क्या नाम देते हैं? पर्थ। क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर पूर्वी तट पर नहीं है? 4 शहरों के नाम देगा, पहचानना होगा पर्थ। पर्थ पूर्वी तट पर नहीं है। एकमात्र महत्वपूर्ण स्टेशन जो कि पश्चिमी तट पर है सिडनी। ये है ना, यहाँ पे सिडनी है। सिडनी को क्या किया गया है? एक रेल मार्ग के द्वारा पर्थ से जोड़ दिया गया है। यह सिडनी को एक रेल मार्ग द्वारा पर्थ से जोड़ दिया गया है। देखिए, पूरे महाद्वीप को एक रेल मार्ग से जोड़ दिया गया है, पूरा पश्चिमी तट को, पर्थ से सिडनी। इसे हम कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। क्या? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। जैसे ट्रांस कनाडियन है, हम परिवहन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, आपको सड़क परिवहन, रेल मार्ग सब आएगा, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे हमने बता दिया कि पर्थ एकमात्र शहर है और उसे सिडनी से रेल मार्ग द्वारा जोड़ दिया गया है। उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से पश्चिमी क्षेत्र खनिजों का क्षेत्र है पूरा।
तो खनिजों के क्षेत्रों को पूर्वी शहरों से जोड़ने के लिए एक रेल मार्ग बिछाया गया है जो कि पर्थ तक जाता है, ताकि खनिज क्षेत्रों को जोड़ा जा सके रेल मार्ग के द्वारा। तो ये जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है कहाँ से जाता है? सिंपल सी बात है, हमने रेखा खींच दी है। कालगोरली कोलगार्डी, पर्थ, उसके बाद कोलगार्डी, फिर कालगोरली, ये कौन सा है? ब्रोकन हिल से भी स्टेशन है, वहां से होते हुए चला जाता है सिडनी। पर्थ, कोलगार्डी, कालगोरली, ब्रोकन हिल, सिडनी, ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से समझा होगा। एक बार में न समझ में आए, जितनी बार हो सके आप इसे देखिए। मैं तो कहता भी हूँ कि आप इसे लिख के नोट्स तैयार करते जाइए, क्योंकि वो आपका सर्वोत्तम नोट होगा भूगोल का। किसी भी एग्जाम के लिए सर्वोत्तम नोट होगा भूगोल का। इन 6 महाद्वीपों के बाद अब अगला वीडियो मेरा भूगोल, विश्व भूगोल के अलग अलग अध्यायों पर होगा। अभी तो मैं महाद्वीपों में समेकित रूप से सब कुछ बता रहा था, थोड़ा बहुत खेती भी बता रहा था, थोड़ा बहुत कैसे खनिज पाए जाते हैं ये भी बता रहा था, कहाँ कौन से देश हैं, कहाँ कौन से राज्य हैं, वगैरह वगैरह। हम आपको मैप समझा रहे थे, लेकिन इस क्रम में यकीन मानिए 50% से अधिक विश्व भूगोल आपका तैयार है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अब हम अगले वीडियो में अलग अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, जैसे कि पर्वत, पठार, नदी, झील, ठीक है, इस तरह से चैप्टर बीतते चले जाएंगे। फिर वायुमंडल, फिर समुद्र, महासागर, फिर कृषि क्षेत्र, फिर खनिज, फिर औद्योगिक विकास जो दुनिया का है। इस तरह से अलग अलग चैप्टर अब आएंगे और अगले 10 वीडियो में सभी खत्म हो जाएंगे। इन्हें मैं प्रयास करूंगा कि अगले 5 दिनों में हो जाएं। मैं प्रत्येक दिन 2 चैप्टर डालने का प्रयास करूंगा, और चूंकि अब छुट्टी बीत चुकी होली की, इसलिए गैप होने की कोई संभावना नहीं है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। ओके, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।